हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएचडी वाले साहित्य एकेडमी में। तो यूजीसी नेट जून 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम पेपर 2 हिंदी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं व्याख्या सहित। और 50 क्वेश्चंस ये जून सेकेंड शिफ्ट के हैं। जो मैंने 50 क्वेश्चंस पहले करवा दिए थे, ये हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है। इसमें हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं। 51 नंबर, जैसे कि 15 तक हमने करवा दिया था। क्वेश्चंस है कि साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है, ना आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय। तो ये कथन किसका है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा यह कथन कहा गया है। यहाँ पे देखते हैं आचार्य, ये हमारा यहाँ पे जो भी आंसर दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चंस है उन्हीं को यहाँ पे रिपीट किया गया है, इसीलिए हम आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। वे सहृदय का आश्रय से तदात्म स्वीकार करते हैं और आलंबन का साधारणीकरण है। तो ये वाला कथन किसने कहा है? ये शुक्ल जी ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तदात्म को ही साधारणीकरण माना है। तो कवि सहृदय भावना के तदात्म को साधारणीकरण किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रफली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। चीफ की दावत में के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। और यहाँ पे आपका विकल्प दिया गया है दोस्तों, देखिएगा कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या है? ACE। ACE यानी कि हमारा ये हो गया A, C और E। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इसकी विशेषता। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन जो है 1956 ईस्वी है। इस कहानी में स्वार्थी बेटे सामनाथ, ये पात्र का नाम हो गया, को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान ही फर्ज नजर आता है। भीष्म साहनी ने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग्य किया है। यानी कि ये वाला लिखने का मकसद ही इनका है कि जो हमारी अभी शिक्षित पीढ़ी है वो अपने माता पिता को किस दृष्टि से देखते हैं, तो उस पर ये व्यंग्य की गई है। आज के शिक्षित युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। चीफ की दावत के संबंध में दिए गए कथनों में व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता का प्रतिकार करती है और निम्न वर्गीय परिवार की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो ये हो जाएगा, जो ऊपर हमारा था उन्हीं चीज़ों को दिया गया, किसकी है ये सारा कुछ इस पे इम्पॉर्टेंट है। 53 नंबर देखेंगे, 53 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, यहाँ पे इनके पुस्तक दिए गए हैं। किशोरी दास वाजपेयी, भाषा प्रभाकर। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा तत्व प्रकाश। शिवेश्वर दत्त शर्मा, हिंदी कौमुदी। यहाँ पे आपका विकल्प दिया गया है दोस्तों, मिलाइएगा इसमें से कौन सा आपका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसमें किशोरी दास वाजपेयी का क्या है? हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी का है हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह का है भाषा प्रभाकर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है भाषा तत्व प्रकाश। ठीक है, अगर आपको ये लेखक और इनकी पुस्तकों के नाम आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो इसको तुरंत से बिना विलंब किए हुए नोट डाउन कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, इसको याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। हेलो, हाँ क्लास बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। करते हैं, क्लास ऑन है, रिकॉर्ड। ठीक ठीक। काव्य चिंतक, सॉरी दोस्तों, काव्य चिंतक और उसका समय को बताना। जयदेव का समय 12वीं सदी, विश्वनाथ का समय 10वीं सदी, धनंजय का समय 14वीं सदी, हेमचंद का समय 13वीं सदी। इसका यहाँ पे विकल्प दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे काव्य चिंतक और उसका समय में देखिए, जयदेव का है 13वीं सदी, विश्वनाथ का है 14वीं सदी, धनंजय है 10वीं सदी, हेमचंद है 12वीं सदी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया था हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 55। यहाँ पे आर, ए और आर यानी कि रीजन स्टेशन दिए गए हैं। अभिकथन कहता है हमारा, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। कारण है इसका, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्यों को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। देखिए, यह नहीं वाला वर्ड अक्सर वो गलत होता है। इसके कोड देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप लोग मिलान कीजिएगा कि ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर गलत है। ए जो है असत्य है और आर सत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, नहीं है कहा है ना। तो जहाँ पे नहीं है, केवल है, मात्र है, इस टाइप के अगर शब्दों का प्रयोग हो दोस्तों, तो 99% हमारा चांस होता है कि वहाँ पे वो कोटेशन जो है वो असत्य ही होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है, इसी कारण ये गलत हुआ था। देखिए यहाँ पे आर गलत है ना। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा दोस्तों, 1954 आता है, ठीक है। ये सिलेबस से ही है हमारा। उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को याद रखना है का विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया। इसका नायक कौन है, अंचल ही है। मैला आंचल में अंचल की सुंदरता एवं कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रयदाताओं का पाखंड भी इनमें दिखाया गया है, ठीक है। फिर है मैला आंचल की विशेषता पर ही है और कोटेशंस देखते हैं। मैला आंचल की भाषा शिल्प उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि मैला आंचल की आंचलिकता का स्वरूप केवल इसकी भाषा के कारण नहीं है। मैला आंचल में आंचलिकता अपने बहुविध रूप में प्रस्तुत हुई है। उपन्यास में सृजित भाषा ने इस बहुरंगी आंचलिकता को अत्यंत सरस व सजीव बनाने में अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंचलिक उपन्यास एक सीमित अंचल या क्षेत्र विशेष के सर्वांगीण जीवन को, जिसमें वहाँ के साधारण, असाधारण विवरण तथा विविध छवियों का अंकन हुआ है, वस्तुमुखी दृष्टि से रूपायित करता है तथा इसमें रचनाशीलता का नया आग्रह एवं लोक धर्मी भाषा, बोलियों, उपबोलियों की भी विविध भंगिमाएं निहित है। तो ये देखिए, ये सारे कुछ आपको यहाँ से रीजन, असर्शन, कोडिंग वाले क्वेश्चंस, यहाँ से इनकी विशेषता से, इन सब चीज़ों से आपके नेक्स्ट एग्जाम में 100% देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 56 नंबर देखेंगे। सॉरी दोस्तों। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, यह आवाहन कमायनी में किस सर्ग में मिलता है बताना है। श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा और आशा। हो जाएगा श्रद्धा में मिलता है, ठीक है।
जयशंकर प्रसाद का कमायनी 1935 का समय आ जाता है। महाकाव्य है, 15 सर्गों में है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये सर्गों के नाम है। इसको घूट जाइए, रट जाइए, निगल जाइए, लेकिन याद यहाँ से रखिए, क्योंकि आपको हर एग्जाम्स में, कितनी भी एग्जाम होंगे वहाँ पे इसका क्रम लगाने के लिए या फिर अलग अलग टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे। कमायनी के प्रमुख पात्र की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा मनु, श्रद्धा और ईड़ा, कुमार। अब प्रतीक के रूप में कमायनी के पात्र को रखा गया है, इसी कारण यहाँ मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कमायनी को किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, 57 है हमारा। सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है, कौन सी नहीं है बताना। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों का नीड़। यहाँ पे आपका विकल्प दिया गया है, कौन सा सही है दोस्तों बताइएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सांध्य गीत में संकलित कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो देखिए बीन भी मैं हूँ तुम्हारी, ये नीरजा में संकलित है। मधुर मधुर वाला नीरजा में संकलित है। निश्वासों का नीड़ वाला निहार में है, तो ये किसमें? सांध्या गीत में नहीं है, इसीलिए ये नहीं वाले को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं। सांध्य गीत में संकलित कविताओं में है मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती, रांग भींगनी तू सजनी निश्वास। ये भी कविता का ही नाम है, इसको लिख लेना है। थोड़ी सी न्यू नजर आ रहे हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वह प्रिय आता पर नहीं, जाने किस जीवन की सुधि ले, शून्य मंदिर में बनूंगी रे पपीहा पी कहाँ, विरहा की घड़ियां हुई अली। तो ये सारी कविताएं जो यहाँ पे दी गई है, एक हो गया हमारा, यहाँ एक हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2 3 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पे 7 8 9। यहाँ पे जो हमारी 9 कविताएं दी गई है महादेवी वर्मा की कविताएं हैं और सांध्य गीत कविता संग्रह में संकलित है। अब बात करेंगे महादेवी वर्मा के प्रमुख कृतियों में आते हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्ण 1960। ठीक है, महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया है, यानी कि ये संग्रह है, इनमें इन्होंने अपने गीतों का संकलन किया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 58 देखेंगे, 58 नंबर। हिंदुवी को किसने हिंदुस्तान की रोमानी की भाषा कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और गाशा दत्तासी। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाशा दत्तासी। ठीक है, हिंदुवी को हिंदुस्तान की रोमानी किसने? गाशा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गाशा दत्तासी ने किया। इन्होंने अपने इस पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट यहाँ से हो गया, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए यहाँ से। इसकी पुस्तक का नाम इतवार द लॉ लिटरेरी एंदवे हिंदुस्तानी है। यह 2 भागों में विभक्त है। पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। इसका प्रकाशन 1939 तथा 1947, यानी कि 2 भाग, पहला हो गया 39 और दूसरा हो गया हमारा 47 में हुआ है। ठीक है, तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी के कितने? 72 ही हैं। बताइए, ये हिंदी साहित्य का इतिहास बोल रहा है, हिंदी के कवि का कितनी रखें? 72 रखें मात्र, और शेष उर्दू के हैं। तो ये कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सोच के देखिए।
फिर देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुवी साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में के नाम से किया था। इसका नाम क्या रखा? हिंदुवी साहित्य का इतिहास। किसने रखा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनका अनुवाद किया 1952 में। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो माना जाता है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान को। ठीक है। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। यहाँ पे हमने बात कर लिया था ग्रियर्सन का, ऊपर ताशी का, अब यहाँ पे मिश्र बंधु की बात हो रही है। ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसमें कितने डिटेल से दिए गए हैं। अगर हम इनको ही अच्छे से सॉल्व करें ना तो बहुत हद तक हमारी 40% 50% तक हमारी तैयारी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम नोट्स नहीं पढ़े, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है बुक नहीं पढ़े। यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इसमें कितने कवि हैं? तो 4591 लगभग, यानी कि 500 कहा जाता है कवियों का जीवन कृत वर्णित है। ठीक है। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा का विकास, इनका पुस्तक का नाम हो गया। 1924 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। अब देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 59। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु में कौन कौन से आएंगे? त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयामों से युक्त है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और नहीं प्रस्तुति है। त्रासदी के 4 अंग कथनांक, चरित्र, पदावली और गीत है। करुणा के द्वारा मानव विकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपके विकल्प दिए गए, कौन सा सही है बताना है कि त्रासदी का सिद्धांत जो अरस्तु ने दिया है उसमें से कौन सा उनका बिंदु है जो सही होगा, ये पूछा गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और ई, यानी कि ये हमारा ए, बी और ई। ठीक है। अब इसका देखिएगा आपके कितने विस्तार से यहाँ पे दिया गया, ये मैंने सारे पेजेस इसमें रखे हुए हैं और आपका यहाँ से बहुत मतलब कि आप यहाँ से अरस्तु को बहुत हद तक कंप्लीट कर लीजिएगा। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयामों से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। करुणा के द्वारा मानव विकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। त्रासदी अंग्रेजी में ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ दुखांतक या फिर दुखपूर्ण रचना। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं, जिसमें कहता है कथनांक, चरित्र, पदावली, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग क्लियरली दिख पा रहे होंगे। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता निशियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। ठीक है। अरस्तु के ग्रंथ की संख्या 400 बताई जाती है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है पेरीपोइटिकेस काव्य शास्त्र। ये कैसा ग्रंथ है? काव्य शास्त्री ग्रंथ है। ठीक है। काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है इसमें। उसके बाद है तेखनेस रिटोरिकेस, ये भाषा शास्त्र है इसका, अरस्तु का ग्रंथ। भाषण, भाषा और भावों का वर्णन किया है इसमें। अब नेक्स्ट हमारा आता है वसीयतनामा। इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा है कि जिसको आप स्किप कर सकते हो, सारा इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे दोस्तों वसीयतनामा के इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का जो है प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। अरस्तु के प्रमुख काव्य सिद्धांतों की अगर हम बात कर लेंगे तो अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा, विरेचन का सिद्धांत,
त्रासदी का सिद्धांत पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों हम। 60 नंबर हमारा, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। यहाँ पे आपके दोस्तों विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। सी में क्या था, ए सी ई। यहाँ पे देखिए ए सी ई, इसकी व्याख्या देखते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा। मैं सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा, मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में कहाँ पे हुआ था, चिरगांव झांसी में हुआ था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की यानी कि गुप्त जी की प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में, प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 में। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रवध 1910 में, किसान 1917 में, विकट भट्ट 1929 में, गुरुकुल 1929 में, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में, झंकार 1929 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में, सिद्धराज 1936 में, हिंदू 1947 में, वैतालिक पंचवटी 1925 में। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। इसको एकदम अच्छे से मतलब कि मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लीजिए, यहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गुप्त जी रसिकेंद्र उपनाम से किसमें ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। ठीक है, और मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया। तो 2 नाम मिल गया ना आपका। यहाँ से नेक्स्ट हमारा एग्जाम होगा तो वहां से कोटेशन में दे सकते हैं, और दिए भी हैं। भारतेंदु के नाम दिए थे, प्रताप नारायण मिश्र के नाम पे आए हुए हैं कि उन्होंने किस उपनाम से लिखे थे, इस उपनाम से लिखे थे। तो उस टाइप से यहाँ से भी बन सकते हैं आपके क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे 2 बार गुप्त ने हो गया है। स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि, और महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। किसके कारण, भारत भारती के संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भारत भारती के संबंध में, ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि इसकी कृतियां रातों रात खरीदी गई। बच्चन सिंह का कथन है भारत भारती को लेकर, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती यानी कि रचना ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। तो ये कोटेशन बच्चन सिंह का है, ये कोटेशन शुक्ल जी का है, और ऊपर जितने भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई थी। 1780 में, 1799 में, 1818 में, 1823 में। इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1799 में। ब्रिटिश काल प्रेस में सेंसरशिप 1799 ईस्वी में लगाई गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों का नियंत्रण लगा दिया था। ठीक है, तत्पश्चात 1818 में भी प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। तो ये सारा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग बस देख लीजिएगा। ये वाला जो आप बोलिएगा क्वेश्चंस कहाँ से बना है, ये जो हमारी
यूनिट 4 है ना, वैचारिक पृष्ठभूमि, तो वहाँ से ये चीज़ें बनी हुई। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र के नाम है, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे हैं, बस मे बी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये महात्मा गांधी सबका तो इम्पोर्टेंट है ही, नवजीवन हरिजन का है, हरिजन नाम से जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी का है, मूक नायक जो भीम राव अम्बेडकर जी का है, तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, केसरी मराठा, स्वदेश मित्रम ये हो जाएगा, स्वदेश मित्रम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, GS अय्यर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, 65 नंबर देखेंगे। काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार बताना है। कवि कर्म दैनिक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। काव्य सृजन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि का शस्त्रास्त्र नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती है। यहाँ पे आपके विकल्प दिए गए हैं, इसका कौन सा विचार है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A, C और D, A, C, D। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इन्हीं चीजों को रिपीट कर दिया गया जो हमारे ऊपर में थे, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है। प्लेटो प्रत्यक्षवादी या आत्मीयवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य आत्मा की अमरत्व सिद्धि एक पॉइंट हमारा है, ये शायद मैंने गलत पढ़ दिया यहाँ से, हाँ यहाँ पे है दोस्तों। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित है। यहाँ से कौन कौन से इनकी जो प्रत्यक्षवादी और आत्मीयवादी दर्शन, इसमें से क्या कुछ बिंदु है ये देखना, विषय कौन कौन सा लिया है। उसी के अंतर आएगा प्रत्यक्ष सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। इसको 5 प्रकार के जो इन्होंने आत्मीयवादी दर्शन के बिंदु दिए गए, इसको एक जगह आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही परम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है, मतलब कि ईश्वर उनकी रचना की, सृष्टा मतलब वही। यह वस्तु जगत प्रत्यक्ष का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होता है। अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। ये जितने भी कोटेशन यहाँ पे दिए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्लेटो के हैं, ठीक है। प्लेटो के प्रमुख अगर हम ग्रंथ की बात करेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, रिपब्लिक है, यून है, सिंपोजियम है, एपोलॉजी है, क्रिटियस है, लॉज है, गोगियास है, क्लाइसिस है। प्लेटो का कथन है इम्पॉर्टेंट। प्लेटो कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। उसका मानना है कि विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो, ठीक है। जो मन पे गलत प्रभाव डालते हैं वो अगर अच्छा भी है फिर भी उसको निषेध कर देना, यानी कि खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और ऊपर जो हमारे ये प्रश्न में दिए गए थे कोटेशंस, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 63 की बात करेंगे कि मानव विश्लेषण संबंधित चिंतक में अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है बताना है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा होगा दोस्तों बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1870 से 1937, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर का समय 1870 से 1937 है। एडलर ने मानव विज्ञान में लिबिडो अथवा काम वृत्ति, लिबिडो का मतलब क्या होता है, काम वृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया है। मानव विश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको
एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। मानव विश्लेषण मानव मन के विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है। इसके जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रायड के बारे में देखते हैं। 1856 से 1939 इसका समय आ जाता है। अचेतन संबंधी धारणा। फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। पहला है चेतन, दूसरा अचेतन, तीसरा है पूर्व चेतन। इसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक प्रबल है। 3 स्तर वाले मानस तंत्र को फ्रायड ने पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से भाग हैं? इदम, अहम, अति अहम। इसमें इदम एक प्रकार की ऊर्जा है। यह अतृप्त वासनाओं का अंधकारमय कोष है। अहम चेतना मन है जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट होता है। अति अहम जिसका काम आलोचना और अधीक्षण करना है। ठीक है, अब युंग के बारे में दिया गया है, देखेंगे। इसका समय हो जाएगा 1870 से 1961। लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की काम वृत्ति और एडलर की आत्मस्थापन प्रवृत्ति दोनों ही समन्वित है। वह इसे जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों में व्याप्त होती है। मानव विश्लेषण का सिद्धांत 20वीं सदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव डाला। कला के क्षेत्र में दादावाद, इसका दूसरा नाम क्या है? डाडावाद, अति यथार्थवाद जैसे आंदोलन को मानव विश्लेषणवाद से प्रेरणा मिली। तो ये वाली चीज़ें अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बनते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों हमारा 64 नंबर है कि रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, स्नेहलाल द्विवेदी। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही? यहाँ पे आपका विकल्प दिया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सियाराम शरण गुप्त का समय आता है 1895 से 1963। उदय शंकर भट्ट 1898 से 1967, सोहन लाल द्विवेदी का 1906 से 1998, श्याम नारायण पांडे का है 1907 से 1991, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह प्रभाव प्रकट किया गया है? उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और उनके निबंध को देख लेते हैं। यहाँ पे निबंध संग्रह में है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क 1957, विचार और प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। अगर हम निबंध की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें आएगा वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। किसके निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा जाता है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव भावों का मानवीकरण किया गया है। इसमें कुल 6 अंक हैं। इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है।
इसका प्रकाशन 1881 है। यहाँ पे आपका विकल्प कूट में दिया गया है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हर प्रश्न का आपको ज्यादातर कूट में विकल्प देने को दिया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी जो है ये हमारा सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही वाला पूछा है विकल्प चुनने, अगर बोलता है इनमें से विचार कीजिए कौन सा सही नहीं है, तो आपको वहां पे चुनना होगा जो सही नहीं है उसको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में उक्त कथन में कहा जाता है कि इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया। इस नाटक में इसमें कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण किया गया है, ये कथन सही है, ऊपर दिया गया है। अब देखते हैं भारत दुर्दशा नाटक किसका है? भारतेंदु का है। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु हिंदी नव जागरण के कौन है? अग्रदूत हैं। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इस नाटकों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अनुदित नाटक कौन से, मौलिक। अनुदित नाटक विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, मुद्रा राख 1878, भारत दुर्दशा 80 और नीलदेवी 81। मौलिक नाटक में देखते हैं दोस्तों वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, प्रेम योगिनी 1975, चंद्रावली 1876, विस्मय विश्वमोषधम 1876, ये भी यहाँ पे 1800 ही होगा दोस्तों, 1900 यहाँ पे लिखाया है, 1875 होगा। ठीक है, दुर्लभ बंधु 1880, भारत जननी 1877, अंधेर नगरी 1881। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम 67 नंबर 67, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपी प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। मीराबाई विषयक छप की उक्तक पंक्तियां कहाँ से उद्घृत है, यानी कि कहाँ से ये पंक्तियां ली गई है मीरा के संबंध में। 84 वैष्णवन की वार्ता से, कवि माला से, राग कल्पद्रुम से, भक्तमाल से, तो हो जाएगा इसका आंसर भक्तमाल से ली गई है। ठीक है, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर अली, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। ये पंक्ति मीरा विषयक छप की उक्ति पंक्तियां भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। भक्तमाल रचना नाभादास की है, वही चीज यहाँ पे दिए भी गए हैं। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। ठीक है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत कब लिखे गए हैं? 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी थी। भक्तमाल की टीका किसने लिखी? प्रियादास ने लिखी है। ठीक है, और भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा है। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखे गए हैं। फिर यहाँ नाभादास जी की प्रसिद्ध छप में ये आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं कि त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, कली कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि, तुलसी भक्ति होगा शायद यहाँ पे दोस्तों। मैं थोड़ा सा इरेजर ले लूँ, यहाँ पे क्या लिखा है? तुलसी भयो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भयो है, मुझे लगा भक्ति है। ठीक है, तो ये वाला कोटेशन देख लीजिएगा। अब रचना देखेंगे यहाँ पे 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ का है। कवि माला किसका है? तुलसी राम का है। राग कल्पद्रुम जो है कृष्णा नंद व्यास का है।
अब 68 नंबर देखेंगे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। यहाँ पे आपका विकल्प दिया गया है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखक के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। तो यहाँ पे आपका विकल्प है, कौन सा सही होगा बताना है आपको। सी नंबर हो जाएगा, ए सी डी, ए सी डी। देखिए क्या इसका कोटेशन है, सत्य है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन प्रारंभ नहीं किया है। ठीक है, ये सही होगा। उन्होंने आधुनिक कहानी का प्रकाशन उन्होंने कहाँ किया था, उनका समय ही तो दोस्तों वहां तक नहीं आ रहा था। उन्होंने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 69। निबंध जो है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, उससे है कि निबंध में पंक्तियों के सही क्रम में विचार कीजिए। यानी कि ये पंक्तियां आप जब निबंध पढ़िएगा वहां से आपको समझ में आएगा कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद आएगा। बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विहिल होकर गाती। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे, समय देखिए यहाँ पे 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान, और जो है एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। और दूसरा कथन हो गया, इतने में पूरब से हल्की उजास आती है। शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ बढ़ती उतरती जात सार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी, कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता। यहाँ पे देखिए बहुत ही ये डीपली क्वेश्चंस हम इसको बोल सकते हैं कि जब तक हम लाइन बाय लाइन निबंध को नहीं पढ़ें तो 110% ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, इस तरह से ये कोटेशंस आए हुए हैं। ठीक है, पहले ही ये वाला कोटेशन आप ध्यान में रखते तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर लेते। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, ये वहीं पे है, यही चीज़ यहाँ पे रिपीट है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का अनमोल रत्न, दुलाई वाली, राही और कानों में कंगना। सही आंसर हो जाएगा हमारा राही में, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कृत राही कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कारागार के अनुभवों के ऊपर लिखी है। राही एक मतलब पात्र के बारे में, कहानी के पात्र को देखेंगे। राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया गया है। वो राही मांगरोरी जाति की थी। उसने चोरी क्या किया गया था पता है? वो अनाज की पोटली जो होती है वो चोरी करता है उस कहानी में। ठीक है, अनीता के बारे में बात करें। अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई थी। यानी कि दोनों जेल में थे, ये तो चोरी किए हुए थे, ये क्रांतिकारी थे, मतलब बड़े अमीर घर के थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां देखेंगे। त्रिधरा, मुकुल 1981, बिखरे मोती, उन्मादिनी, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग,
जबकि दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद का है, दुलाई वाली बंग महिला का है यानी कि राजेंद्र वाला घोष का है। ये वाला कहानी तो सिलेबस में लगे हुए, कानों में कंगना पता ही है। राजा राधिका रमन प्रसाद का है, जो इंदू पत्रिका 1913 में प्रकाशित होती थी। ठीक है, दुलाई वाली 1907 में हो जाएगा आपका। और ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1900, ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा दोस्तों, इसका देख लीजिएगा। वैसे भी मैंने सिलेबस के करवाया है ना, उसमें सब चीज़ कवर है। 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? मजदूर की मजदूरी, मजदूर की मजबूती, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा है ACD। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टली। मजदूरी और प्रेम निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। निबंध में उपशीर्षक है हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धार, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध देख लेते हैं। ये हमारे 8 शीर्षक हो गए ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। दोस्तों ये सारे जितने भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, का मेरे चैनल पे आप शॉर्ट से वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ क्या क्या आपके सिलेबस वगैरह में है, तो वहाँ से आप देख के रफली नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। मैंने बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी ट्रिक बताई है उसमें। 72 नंबर देखेंगे, हवन उपन्यास किसकी है ये बताना है आपको। उषा राजे सक्सेना, सुषम वेदी, दिव्या माथुर और उषा प्रेमवदा। किसका हो जाएगा? ये है सुषम वेदी का, ऑप्शन नंबर बी। हवन उपन्यास है अमेरिका में प्रवासियों की जिंदगी की यथार्थ चित्रण करने वाला उपन्यास है। तो हवन में क्या था? अमेरिका में जो प्रवासी की जिंदगी के बारे में लिखा है। सुषमा वेदी के प्रमुख उपन्यास हवन, ये प्रकाशन वर्ष नहीं भी उतना याद कीजिएगा, ये उपन्यास याद कर लीजिए। ठीक है, लौटना, नवभूमि की रसकथा, गाथा, अमरवेल की, इतर, मैंने ताना तोड़ा, पानी केरा बुदबुदा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सुषमा वेदी का। उषा प्रेमवदा इम्पॉर्टेंट है, उपन्यास 55, खंबे लाल देवार, यहाँ से पूछी गई है ये इसकी उपन्यासों से। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा है, अंतर्वशी, भय, कबीर उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा 73 नंबर है, महात्मा गांधी के हिंदी स्वराज्य के संबंध में कथन बताना कौन सा सही है। हिंदी स्वराज्य मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोग बताया गया है, यानी कि अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो महात्मा गांधी, वो क्यों अंग्रेजी की शिक्षा को देंगे। तो ई तो यहाँ से ऐसे ही आप काट सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा C, ACD। बी नंबर में क्या था? इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा। कोई महात्मा गांधी कोई अभिलाषा ही नहीं रखते थे कोई भी चीज़ों को, इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर C है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई, ये गलत है, ये भी गलत है। हिंद स्वराज्य गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मूल रचना जो 1909 ईस्वी में गुजराती में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसको गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। 74 नंबर देखेंगे, परी सोर तन दग मम अग जुहू सुर तान।
अब इहमत विचारिये लरन मरन परवान। ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की रचना है में यह किस पात्र द्वारा ये कथन कहा गया है? चामन राय, पृथ्वीराज रासो, सामंत और रघुवंश राय। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा ही ये कथन कहे गए हैं। ये क्वेश्चन ये यहाँ पे रिपीट है हमारे ऊपर वाले कोटेशन। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक चंद्रवरदाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य अथवा चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अन्य प्रमुख पात्र में है चामंड राय, सामंत, रघुवंश राम और जयचंद आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है, कौन सा बताना है? बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। अनुभावों और हावों की सुंदर योजना है। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है। भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। इसका कौन सा विकल्प है, कौन सा सही होगा बताना है कि वासुदेव सिंह ने कौन सा कहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और ई। ए और ई। इसका थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कहा है कि बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। बिहारी रीति काल के श्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखने वाले कृष्णलाल कवि हैं। बिहारी सतसई जो रचना है उसको शक्कर की रोटी कहने वाले पदम सिंह शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको VVI लगा के लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 76 नंबर देखेंगे। पात्र और कहानी से मिलान करना। मालती परिंदे, लक्ष्मा लाल पान की बेगम, लतिका कोशिका घटवार, चंपिया गेगरिन। इसका कौन सा सही होगा बताना। ऑप्शन नंबर बी है, देख लेते हैं यहाँ पे। मालती का संबंध गेगरिन से अज्ञेय का है, 1934 का प्रकाशन होता है। लक्ष्मा कोशिका घटवार शेखर जोशी को 1958। लतिका परिंदे से संबंधित निर्मल वर्मा और 1960। चंपिया लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रे तो 1957। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 77। पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत है। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, विधि निषेध का पालन नहीं करते हैं। विकल्प आपका यहाँ पे दिया गया है, कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में आ जाता है ACD। ठीक है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य। इसकी मान्यता है भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीव जो होता है सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। 78 नंबर देखेंगे हम। धूमिल की कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई। ये किसका रूप में बताई गई, किस में बताई गई? नक्सलबाड़ी में, अकाल दर्शन में, पटकथा में और मोची राम में। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकाल दर्शन में बताई जाती है। धूमिल की कविता अकाल दर्शन में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। धूमिल हिंदी के समकालीन कवि के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक है।
इसके 3 काव्य संग्रह है प्रकाशित हुए हैं, जिसमें है संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1989। ठीक है, जो कि धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। इन्हें मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, धूमिल की लोकप्रिय कविताओं में है मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहा का स्वाद और नक्सलबाड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा, इसको एकदम नोट डाउन इसको कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा। अगर आपको वाकई में एग्जाम क्वालिफाई करना है ना एकदम मन से, तो आप एकदम मन लगा के एकदम पढ़िए चीज़ों को। ठीक है, देखेंगे 79, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है बताना है। अवधी, मगही, भोजपुरी, कन्नौजी। ये लिख के ले लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही इस वाले चीज से, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा। कौन है? अवधी का संबंध है अर्धमागधी से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश में से अवधी बोली का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोली का संबंध है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है, जबकि मगही, मैथिली तथा भोजपुरी बोलियों का संबंध मागधी अपभ्रंश है। कन्नौजी का संबंध किससे? सौरसैनी से, सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, इन सारी चीज़ों में जितनी भी बोलियां आती है उसको एकदम रट के खा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है एक अड़िग जड़ता। वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह किसका, कौन से पात्र का कथन है बताना। सुचरिता, महामाया, भट्टिनी और न्यूनिया। तो यह कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूनिया का कथन है। ठीक है, वानभट्ट की आत्मकथा हजारीप्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, मातुल, कालिदास हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है वो प्रथम प्रकाशन वर्ष से पहले से बाद में लगाना है। चंद्रकांता, शंतिति, भूतनाथ, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर, नरेंद्र मोहिनी। विकल्प आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। पता है कि चंद्रकांता पहले आता है, तो चंद्रकांता सी वाला देखो, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, देख लेते। और भूतनाथ जो इनका आता है, भूतनाथ इनका अधूरा था ना, जो इनके पुत्र ने पूरा किया था शायद। हाँ, तो यहाँ से बी देखिए, यहाँ पे लास्ट में इसका आया है ना, सी और बी को भी देखते तो आप ऑप्शन नंबर सही कर सकते थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका प्रकाशन में चंद्रकांता 1888, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतिति 1896, भूतनाथ 1907 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82। उपन्यास को प्रकाशन वर्ष के ये भी पहले से बाद में लगाना है। मैला आंचल, काशी का 80, सूखा बरगद होना चाहिए शायद, यहाँ पे सुख बरगद लिखा है, देखिएगा इसको एक बार। वानभट्ट की आत्मकथा और आपका बंटी, इसका विकल्प यहाँ पे है, कौन सा सही होगा? सूखा बरगद ही होगा, देखिए यहाँ पे दिया है ना। वानभट्ट की आत्मकथा 1946 हजारीप्रसाद द्विवेदी का, मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का, आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी का है, सूखा बरगद 1986 मंजूर अहद शाम का है, काशी का 80 ये 2002 में काशीनाथ का है। काशी से काशी को याद रख लीजिएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेरे में
सॉरी फ्रेंड्स, अंधेर नगरी के संबंध में ये, हाँ क्लास ले रहे हैं। अंधेर नगरी के संबंध में ये बताना है दोस्तों, ये कथन किस विद्वान का है। सॉरी दोस्तों, वो कॉल्स आ गए थे। तो इसमें हो जाएगा सत्य प्रकाश मिश्र, गिरीश रस्तोगी, उसके बाद है जयनाथ, फिर है दशरथ। इसका कौन सा किसका कथन है ये वाला बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सत्य प्रकाश मिश्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही कोटेशंस को यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। ठीक है, यह नाटक इस अर्थों में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन सत्य प्रकाश मिश्र का है। किसका है? सत्य प्रकाश मिश्र का। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह एक प्रहसन नाटक, इसमें 6 अंक हैं और ये 6 अंक के नाम भी दिए गए, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, यानी कि ये भी फरवरी चल रहा है। मार्च में तो मेरा एक थोड़ा एग्ज़ाम है, तो उसमें तो देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। नहीं तो अप्रैल, मई, जून, अप्रैल 2 मंथ में मेरा मैं सारा कुछ क्लियर करवा दूँगी नोट्स के साथ। नोट्स भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। 84 देखेंगे दोस्तों। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन बताना किस पात्र का है। सनीचर है, खन्ना मास्टर है, रामाधीन है, रंगनाथ है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसको देखिए, एनटीए क्या किया, इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। ये किसका है देख लेते हैं यहाँ पे इसको पढ़ के। ये कथन किसका है? गयादीन का कथन। गयादीन हमारा ऑप्शन में नहीं था ना, हाँ, इसीलिए ये गयादीन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 85 काव्य पंक्ति है, इसकी कविता है, बताना है कि इसमें कौन सा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से मिलान कर दे रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मेरे कॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जली ठूठ पर बैठ गई कोकिला कूक, ये शासन की बंदूक से है, नागार्जुन की है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कपता, यह दीप अकेला अज्ञेय का है। धसो इसमें छर नहीं है, डर नहीं होगा दोस्तों, शायद नहीं है। मौत का ये घर नहीं है। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद का है। भूख कौन उपजाता है? अकाल दर्शन है धूमिल का। ठीक है, 86 नंबर देखेंगे। इनमें से लीलाधर जतुड़ी का कौन सा है रचना, उसको बताना है। इस यात्रा में दीवार पर खून से भय भी शक्ति देता है, रंग खतरे में है और नाटक जारी है। विकल्प कौन सा सही है ये बताना है। यहाँ पे देखिए विकल्प दिए गए हैं, हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। लीलाधर जदूड़ी की रचना में है, इस यात्रा में नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में। तो ये किसकी रचनाएं? लीलाधर जदूड़ी के, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 87 नंबर। निम्नलिखित में से रामदरस मिश्र का निबंध कौन से हैं बताना है। इसमें से नेता और अभिनेता, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, बतरस, घर परिवेश। विकल्प यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख और नया चौराहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 देखते हैं। यहाँ पे निबंधकार है या निबंध संग्रह है। भारतेंदु विचार प्रवाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजभक्ति और देशभक्ति, बालकृष्ण भट्ट, आचरण की सभ्यता,
अध्यापक पूर्ण सिंह बादशाह दर्पण। यहाँ आपका विकल्प दिया गया है, कौन सा सही है बताना है। हो जाएगा भारतेंदु का बादशाह दर्पण। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह बालकृष्ण भट्ट का है। राजभक्ति देशभक्ति अध्यापक पूर्ण सिंह का है। आचरण की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब 89 देखेंगे हमारा, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 90, यानी कि 10 तो हमारे गद्यांश रहते हैं ना अपठित। तो शेखर मानव वैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन किस आलोचक का बताना। नंदुलाल वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा नंदुलाल वाजपेयी का है कि शेखर मानव वैज्ञानिक प्रयोग का क्या है, पुतला है। ये किसने कहा, नंदुलाल वाजपेयी ने कहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय की है, ये 2 खंडों में है। ठीक है, अन्य उपन्यासों में नदी का द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 90 नंबर देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह सदृश विधान अथवा मूल का अनुरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखनीय नहीं। ये कथन किसने कहा है, यहाँ पे दिए गए हैं एटकिस, गिलवर्ट, स्कॉट, जेम्स और बूचर। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आप कोटेशंस देख लीजिएगा, अरस्तु को लेकर कहे गए हैं, मे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ से 90, यहाँ पे जो मैंने 90 तक करवाया ना, फिर यहाँ पे 91 से लेकर 100 तक की बात करेंगे ना, तो ये हमारा गद्यांश है। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के खुद से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड गद्यांश नहीं पूछे गए, तो इसको पढ़िएगा ना तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको ये गद्यांश। ठीक है, और इसके देखिए रीति मुक्त कवि, मतलब ये रीति काल के संबंध में ये वाले कोटेशंस दिए गए थे। तो ना आप अगर थ्योरी पढ़िएगा तो ये चीज़ें भी ना आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए दूसरा फिर यहाँ पे है, यानी कि 95 के बाद जो आगे होगा यहाँ पे 100 तक, 96 से लेकर के। तो ये मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस आज इसकी व्याख्या सहित करवाए हैं दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे ही। अगर आपका प्रीवियस ईयर पर पकड़ है ना, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी अपनी तैयारी इसी माध्यम से की है, और मैं अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो गया है। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी इन फ्यूचर भी। तो मेरा बस ये मोटिव है कि आप लोगों तक मैं अपनी चीज़ों को पहुंचा पाऊँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीख पाऊँ। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। देखते हैं दिसंबर 2024 में जो हमारा एग्ज़ाम्स हुए थे उनके पेपर के साथ, और ये तो हमारा सेकेंड शिफ्ट का था ना, अभी हमारा जून का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट के साथ मिलते हैं, जून वाले क्वेश्चंस जो हमारे 23 में हुए थे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।